ओमिक्रॉन के मामले नए साल से पहले रफ्तार में हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और उड़ीसा तक नया वेरिएंट एंट्री कर चुका है। हालात को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट मोड में हैं। हर वो कदम उठाया जा रहा है जो वायरस के खिलाफ युद्ध में हथियार बन सकता है। ओमिक्रॉन एमएस केस सबसे ज्यादा दिल्ली, महाराष्ट्र से आ रहे हैं। देश में कुल आंकड़ा 220 को पार कर चुका है और सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद राजस्थान में आ रहे हैं। कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18 और केरल में ओमिक्रॉन के 15 केस हैं। गुजरात में भी 14 मरीज हैं। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि कल 3 मरीज सामने आए हैं। तो लगातार ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा हो रहा है। तीसरी लहर फरवरी में आएगी, इसको लेकर डर बना हुआ है। तो आपको बता दें कि पूरे देश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको हम राज्यवार भी दिखाते हैं कि किस तरह से यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कहां पर कितने मामले सामने आए हैं। तो ये देखिए, पूरे देश की बात करें तो 220 तक पहुंच चुका है मामला। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 65 केसेस सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हमने महाराष्ट्र में ही देखे थे। एक बार फिर से ओमिक्रॉन का मामला सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। दिल्ली की बात करें तो ठीक महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली का नंबर आ चुका है। 54 केसेस यहां आ गए हैं। तेलंगाना में 24 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक की बात करें तो यहां पर 19 केसेस जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं। उसके बाद राजस्थान में 18 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। उसके बाद गुजरात में 14 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में अभी 3 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 और उड़ीसा में 2 केसेस सामने आए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में सिर्फ 1 मामला जो है वो सामने आया है और तमिलनाडु में भी 1 मामला सामने आया है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी 1 मामला सामने आया है। तो इस तरह से आपको हम बता दें कि राज्यों को केंद्र की तरफ से चिट्ठी आई है। ओमिक्रॉन पुराने वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा जो है वो संक्रामक है और इसी को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य को चिट्ठी लिखी है और इसमें कहा गया है कि कोरोना को ओमिक्रॉन रोकने के लिए वॉर रूम एक्टिव करे। यानी कि राज्यवार निर्देश दिया गया है कि आपको क्या करना है। जरूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू भी लगाएं। तो केंद्र सरकार ने सीधे राज्य सरकारों पर यह बात छोड़ दी है कि आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा करें। 100% वैक्सीनेशन का टारगेट जल्द पूरा करें। हर राज्य ये अश्योर करे कि वहां के नागरिकों को 100% वैक्सीनेशन यानी कि डबल डोज जो है सबको लग चुके हैं। कर्नाटक की बात करें तो 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक पार्टी और बड़े जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ 50% क्षमता से चलेंगे क्लब। और साथ ही साथ मुंबई की बात करें तो 200 से ज्यादा लोगों के जमावड़े से पहले बीएमसी की परमिशन लेनी होगी मुंबई में, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस इस वक्त सामने आ रहे हैं। तो मुंबई में कहा गया है क्रिसमस और नए साल की पार्टी को लेकर के कि बीएमसी से परमिशन लेना होगा अगर आपके पास ज्यादा लोग हैं। ऐसे में आपको बता दें कि भारत को लेकर अनुमान फरवरी अंत तक दैनिक केस देखिए कितना 1.5 से 1.8 लाख तक पहुंच गए। अस्पताल जाने की नौबत हालांकि इसमें कम है जो अभी तक केस सामने आए हैं। पीक के बाद तेजी से घटेंगे केस। एक बार बताया जा रहा है कि पीक आएगी, लेकिन उसके बाद जो केसेस हैं वो तेजी से घटने शुरू होंगे। तीसरी लहर दूसरी लहर से कम खतरनाक। देखिए, अभी तक तमाम तरह की जो बातें सामने आई हैं और ओमिक्रॉन के जितने भी केसेस सामने आए हैं उससे यही लग रहा है कि उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। मुंबई एयरपोर्ट से मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता एक रिपोर्ट उन्होंने भेजा है, जरा देख लेते हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस बढ़कर 65 हो चुके हैं। ट्यूसडे के दिन में 11 नए केसेस सामने आए हैं। 65 में से 31 केसेस जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं। कल जो 11 लोग ओमिक्रॉन के लिए संक्रमित पाए गए उसमें 11 महीने की बच्ची और 6 साल का लड़का भी शामिल है। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी संक्रमित जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड थे, ऐसा बीएमसी का कहना है। मुंबई एयरपोर्ट पर ओमिक्रॉन को लेकर के जिस तरह की तैयारी पुख्ता की गई है उसमें जो स्क्रीनिंग की जा रही है और कोविड पॉजिटिव अगर पेशेंट्स आते हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इन पॉजिटिव पेशेंट्स के जो सैंपल्स है वो उनके घर से कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं, जिसके बाद
से आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल के चलते अगर किसी भी तरीके के वेरिएंट बढ़ने का या शहर में आने का खतरा है, उसे एयरपोर्ट पर ही रोकने की पूरी तैयारी की जा रही है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मुस्तफा शेख, आज। और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई से मुस्तफा शेख और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि मुस्तफा, सबसे ज्यादा मामले हमने देखा था कि सेकेंड वेव में महाराष्ट्र में ही देखने को मिले थे और एक बार फिर से ओमिक्रॉन के भी मामले हमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर वहां की जो राज्य सरकार है, क्या कुछ उसने फैसला लिया है? लोगों को क्या कुछ कहा गया है, दिशा निर्देश? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो दोनों जो बड़े शहर हैं मुंबई और दिल्ली, इसमें इंटरनेशनल पैसेंजर्स की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए इनमें शायद ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। फिलहाल तो बीएमसी ने न्यू ईयर्स को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं, लेकिन जिस तरह का संक्रमण बढ़ रहा है उस पर लगातार बीएमसी की नज़र बरकरार है। ये भी देखा जाएगा कि जो संक्रमण हो रहा है वो कितना तेज़ी से हो रहा है। जो दो बच्चों की हम बात कर रहे थे जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलर थे वो, लेकिन उन बच्चों के जो घर पे एडल्ट्स हैं, जो माँ बाप हैं, वो कोविड पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं वैक्सीन क्या प्रोटेक्शन दे रहा है, ये भी एक सवाल उठ रहा है। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में 2 से 3 दिनों में बीएमसी ये फैसला करेगी कि क्या किसी तरह के नई गाइडलाइंस की जरूरत क्रिसमस और न्यू ईयर्स के लिए है, क्योंकि मुंबई में पार्टीज और आप कहते हैं जो बड़ी गैदरिंग होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। तो ये फैसला तुरंत लेना पड़ेगा ताकि बुकिंग्स और सारी जो इनकन्वीनियंस है वो लोगों को ना हो। लेकिन फिलहाल बीएमसी का, महाराष्ट्र सरकार का यही कहना है कि वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे केसेस बढ़ते हैं और उन्हें लगता है नाइट कर्फ्यू या बाकी किसी जो रिस्ट्रिक्शन है उसकी जरूरत है तो वो अकॉर्डिंगली लिए जाएंगे। बिल्कुल। इस बीच आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता हिमांशु की एक रिपोर्ट है, पहले वो देख लेते हैं फिर हम बात करते हैं हिमांशु से। ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने न सिर्फ सावधानियां बरतनी शुरू कर दी हैं बल्कि साथ ही साथ कड़े कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पर दुनिया भर से यात्री आते हैं। यहां पर जो एट रिस्क कंट्री है उसके लिए अलग से, जो यात्री वहां से आ रहे हैं उनके लिए अलग से लेन लगाई गई है, जिसमें लोग, स्टाफ तैनात है, सबकी फ्रिस्किंग की जा रही है, जांच की जा रही है और उसके बाद उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम तरीके की सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा काउंटर्स बढ़ाए गए हैं ताकि ज़्यादा भीड़ न इकट्ठी हो और वहीं एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो उसे किस तरीके से हैंडल करना है ताकि संक्रमण फैले नहीं और उसे कहाँ पर हॉस्पिटल में ले जा करके एडमिट करना है, ये सारी पूरा एक सिस्टम है वो डेवलप किया गया है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि जो पीक आवर्स है उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर एयरपोर्ट पे लगाए जाए ताकि कहीं पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी न होने पाए। तो तमाम जो उपाय हैं वो एयरपोर्ट पर बरते जा रहे हैं ताकि अगर किसी तरीके से अगर कोई एक पेशेंट यहाँ पर अगर ओमिक्रॉन का या कोविड का पहुँचता है तो उसको स्प्रेड होने से, दूसरे लोगों में संक्रमण फैलने से उसे रोका जा सके। और इसके अलावा जो बाकी सारे जो गाइडलाइंस थी, चाहे वो मास्क हो, हैंड सैनिटाइजर हो, उन सारे नियमों का तो पालन लगातार किया ही जा रहा है। कैमरामैन जियाउद्दीन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हिमांशु, हमने आपकी रिपोर्ट देखी और एयरपोर्ट पर आप वहां पर थे। ये बताइए कि ज्यादातर केसेस जो यहां पर आए हैं, रजिस्टर हुए हैं, उसमें से अधिकतर यानी कि 50% अगर हम कहें तो जो दुबई से पैसेंजर्स आए हैं उनके ही मामले ज्यादा ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने के बताए जा रहे हैं। उनके लिए क्या कुछ अलग से दिशा निर्देश? देखिए, जो भी एट रिस्क कंट्रीज से आ रहा है उन सबके लिए अलग काउंटर बनाए गए हैं, अलग उनकी लेन लग रही है और ये भी कोशिश की जा रही है कि उन लेन पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए काउंटर की संख्या बढ़ाई जा रही है। और ख़ास ध्यान दिया जा रहा है कि अगर किसी के अंदर हल्के फुल्के भी सिम्टम्स हैं तो उन्हें पहले पहचान लिया जाए, उसकी जांच की जाए और अगर किसी के अंदर कोविड पॉजिटिव अगर आता है तो तुरंत उसको क्वारंटीन किया जाता है एयरपोर्ट पे जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, और फिर जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्या ओमिक्रॉन है या फिर जो कोविड-19 है उससे संक्रमण है। तो ये जब तक सारी प्रक्रिया चलती है उस दौरान पूरी तरीके से मरीज को सबसे अलग रखा जाता है। कोशिश ये भी की जा रही है कि पीक आवर्स के वक्त में जब पैसेंजर्स की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तब
लोगों की भीड़ एक जगह ज़्यादा न जुटे। तो तमाम जो एहतियात हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो फिलहाल न सिर्फ एयरपोर्ट पे श्वेता, बल्कि दिल्ली के अगर बाकी जो इलाके हैं वहाँ भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया गया है। लेकिन अभी सीधे तौर पे कोई रिस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें तो वो अभी सरकार की तरफ से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका और मुस्तफा आप दोनों का। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे की सेहत को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए और किसी दूसरे मंत्री को सौंप देना चाहिए। आपको बता दें कि चंद्रकांत पाटिल ने यह भी कहा है कि उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को ही सीएम पद सौंप दे। हालांकि चंद्रकांत पाटिल के बयान के बाद अब आदित्य ठाकरे ने कहा है कि उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक है। तो महाराष्ट्र में सीएम उद्धव की सेहत पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि उद्धव को अपना पद छोड़ देना चाहिए। कमलेश सुतार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलेश, क्या कुछ जानकारी? कमलेश, आपके पास हम आएंगे और जानकारी लेंगे, लेकिन जरा एक बार हम चंद्रकांत पाटिल का बयान सुन लेते हैं कि दरअसल उन्होंने कहा क्या। ऐसे कि अधिवेशन का अर्थ यही होता है कि सभागृह में मुख्यमंत्री उपस्थित रहे, सभागृह में होने वाली चर्चा पर वो उत्तर दे, संबंधित मंत्री यदि कम पड़ता है तो उन्होंने खड़ा होकर कहना चाहिए कि नहीं, ये मंत्री जो कह रहे हैं उसमें मैं थोड़ी पुष्टि जोड़ता हूँ। इसके लिए 2 साल में कभी भी मुख्यमंत्री इसके लिए सदन में उपस्थित नहीं रहे। आते हैं, कुछ मिनट बैठते हैं, जाते हैं। इसलिए अभी टोटल नहीं रहेंगे। इसके पहले भी बहुत कम समय रहते थे। तो मेरा ये मानना है कि ये उनका स्वभाव भी नहीं है, उनकी तबीयत भी उनको साथ नहीं दे रही। उन्होंने किसी को चार्ज देना है कि सीएम का चार्ज देने के पहले उन्होंने मंत्री पद की शपथ लेनी होती है। तो पहले तो रश्मि भाभी ने मंत्री की शपथ लेनी पड़ेगी। आपको मुझे चार्ज नहीं दे सकते। तो मंत्री जो है, मंत्रिमंडल में जो उन्होंने शपथ लिए उनमें से किसी को चार्ज, तो वे आदित्य जी ने लिए है, अभी उनको तेजस ठाकरे को देनी है, रश्मि भाभी को देनी है। तो पहले तो उनको मंत्रिमंडल में लेना पड़ेगा। कमलेश सुतार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, बताएं क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में? देखिए श्वेता, आपको पता होगा पिछले महीने दिवाली के तुरंत बाद में उद्धव ठाकरे का सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद ये बताया जा रहा था कि 1-1.5 हफ्ते तक वो आराम करेंगे। लेकिन अभी तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है। मुख्यमंत्री अभी भी आराम कर रहे हैं, उन्हें आराम की सलाह दी गई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हालांकि ऑनलाइन आ रहे हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति वहां पर है। लेकिन विपक्ष ने अब इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाना शुरू किया है। आज खुद चंद्रकांत पाटिल, जो बीजेपी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे की तबीयत नासाज है तो ये वो अपने आप को ज्यादा तकलीफ ना दे और चार्ज जो है मुख्यमंत्री पद का किसी और को दे दे। अब वो चाहे अपने मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को दे, कांग्रेस एनसीपी को वो देने से रहे, या फिर अपने परिवार में किसी को दे जिन पर उनको भरोसा है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री किसी को भी चार्ज नहीं दे रहे, लगता है उनका किसी पर भरोसा नहीं है, कहकर उन्होंने इस सियासत को और हवा दे दी। पिछले कुछ दिनों पहले नीतीश राणे, भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे जो विधायक है, उन्होंने भी इस तरह का ट्वीट किया था। कहा था कि जिस तरह से एक वेब सीरीज थी महारानी नाम की, जिसमें मुख्यमंत्री की पत्नी को सौंपा जाता है पदभार, उसी तरह का महाराष्ट्र में कुछ हो सकता है। इस तरह की लगातार अटकलें लगाई जा रही है, लगातार इस मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है। लेकिन आज शीत सत्र का पहला दिन है महाराष्ट्र के विधानमंडल का, और इसी मुद्दे को लेकर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। कमलेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, फिलहाल शुक्रिया आपका। उधर आपको बता दें कि शिवसेना ने सीएम की सेहत को लेकर बीजेपी के आरोपों को हवा में उड़ा दिया है। संजय राउत ने कहा है कि सीएम स्वस्थ हैं और बीजेपी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। संजय राउत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। देखो आप, ये खुद की चमड़ी बचाने के लिए सीबीआई की तरफ देख रहे हैं। वो ये कहते हैं कि संजय राउत ही बोलते हैं, सिर्फ शिवसेना में कोई नहीं बोलता। ना सुभाष देसाई बोलते हैं, ना उद्धव बोलते हैं, ना आदित्य ठाकरे बोलते हैं, सिर्फ संजय राउत बोलते हैं। वो सीधा टारगेट आप पे कर रहे हैं। करने दो, मैं पार्टी का नेता हूँ, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ, उद्धव जी का दोस्त हूँ। सरकार हमारी है, पार्टी हमारी है। शरद पवार के भी दोस्त है। शरद पवार हमारे नेता है, क्यों नहीं, क्यों नहीं। सरकार चल रही है, तीन अलग अलग पार्टी की सरकार। उनको आपसे क्या प्रॉब्लम हो रही है? किसको? यही तो प्रॉब्लम है ना, मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मैं टूट नहीं रहा हूँ।